आजकल धर्म नाम की चीज़ तो रहा ही नहीं। लोग जात बिरादरी जैसी बातें भी भूल गए हैं। अब क्या खाना बनाने के लिए बिना नहाए धोए चौके में नौकर घुसेंगे? अम्मा दोनों बड़ी बहुओं को छोड़कर सिर्फ छोटी बहू को नसीहतें देने लगी। इस पर अभिषेक का स्वर ऊंचा हो गया था। माँ, दोनों भाभियाँ मुझसे उम्र में बड़ी है, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहता, पर दिशा तो थोड़ा बहुत घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटा सकती है। कभी आपने सोचा है आपके लाड प्यार से वह कितनी बिगड़ती जा रही है? इसे भी तो दूसरे घर जाना है। क्या यह ठीक है कि घर की सभी औरतें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे और बेचारी अंकिता ही घर के कामों में जुटी रहे? अभिषेक ने अपनी पत्नी को अकेले किचन में काम करने की चलते कहा। तो किसने कहा है इसे नौकरी करने के लिए? घर में इतना कुछ है कि आने वाली 7 पुश्तें बैठकर आराम से खा सकती है। और दोनों बहुएं हैं कि नहीं घर में? अंकिता को काम पर जाने के बाद यही तो संभालती है घर को। ये बात अभिषेक भी अच्छी तरह से जानता था कि दोनों बड़ी भाभी सिर्फ अंकिता को नौकरी करने की वजह से ही सुबह किचन में नहीं घुसती है, मगर उसके काम पर जाते ही हल्के फुल्के काम करके अम्मा को दिखा देती है कि मैंने कितना काम किया है। वैसे माँ, है तो यह छोटे मुँह बड़ी बात, पर हम भी दिशा को इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना कि वह स्वावलंबी बने। मगर सोचो, आज अगर इसने किचन में काम करना नहीं सीखा और शादी के बाद ससुराल में खाना नहीं बना पाई तो वहाँ के लोग क्या समझेंगे? अगर उसकी ससुराल के लोग भी उसके साथ वैसा ही सलूक करें जैसे आप लोग अंकिता के साथ करते हैं तो कैसा लगेगा आपको? दिशा की तुलना अंकिता से करने का अधिकार किसने दे दिया तुझे? वह किसी छोटे घर की बेटी नहीं है। अंकिता को अगर खाना बनाने में परेशानी होती है तो तुम दोनों अपना कहीं और इंतजाम कर लो। बेटे के सधे हुए आग्रह के स्वर को तिरस्कार की पैनी धार से काटती हुई अम्मा चीखी। अभिषेक ने देखा कि इस तरह तो मेरी पत्नी इस घर के लिए कितना भी कर ले कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सब सोचने के बाद अभिषेक एक पल भी घर में नहीं रुके थे और स्तंभित अंकिता को लगभग घसीटते हुए घर से चले गए थे। बैंक से कर्ज लेकर नया घर बनवाया और अपनी एक नई गृहस्थी बसा ली दोनों ने। एक मारुति की गाड़ी भी किस्तों पर ले ली, लेकिन इतना सब होने के बावजूद अंकिता खुश नहीं थी। अभिषेक से बार बार यही कहती, मेरी वजह से तुम्हारा घर छूटा। फिर अभिषेक उसे समझाते, जहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं वहाँ अपनी जगह बनाने के लिए क्यों परेशान होती हो? और इस तरह 6 महीने बीत गए। प्रसव पीड़ा से छटपटाती हुई अंकिता अस्पताल पहुँची, मगर ससुराल से कोई नहीं आया। अस्पताल के सहकर्मी और डॉक्टरों ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी थी। अंकिता के माँ, पापा और भाई रोहित एक पल के लिए भी वहाँ से नहीं हटे थे। फिर भी अंकिता के मन में एक कसक सी थी कि कितना अच्छा होता अगर अभिषेक के घर से भी कोई आता, उसके सिरहाने खड़ा होता। मगर उसकी ये कसक उसके अंदर ही सीमित रह गई। नामकरण वाले दिन उमा दीदी अपने दोनों बेटों के साथ आई थी। उम्र में वह अभिषेक से 10 साल बड़ी थी, फिर भी वह अंकिता के हम उम्र सहेलियों की तरह ही मिली। पर जब अम्मा और अभिषेक के भाभी भैया में से कोई नहीं आया तो अंकिता की रुलाई का बांध फूट पड़ा। वह उमा दीदी के कंधे पर सिर रख बोली, दीदी, मैं तो सोचती थी बच्चे के आने के बाद सारी दूरियां अपने आप मिटती चली जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। 1.25 महीने बाद मुन्ने को लेकर उसी चौखट पर पहुंची अंकिता, जहां से कभी अपमानित होकर वह लौटी थी। जाने से पहले अभिषेक ने उसे रोकना चाहा था, पर वह नहीं मानी। देर सवेर बेटे के लिए तो मोह जाग सकता है, बहू तो पराए घर की होती है,
उसे तो स्वयं ही परिवार में जगह बनानी होती है। यही विचार था अंकिता के मन में। वह ससुराल पहुंची तो अम्मा घर पर नहीं थी। दरवाजे पर ही बड़ी भाभी की 6 साल की बिटिया सौम्या और ननद दिशा मिल गई। देखते ही अपरिचय के भाव तीर आए थे। दिशा तो अंदर चली गई। सौम्या वहीं खड़ी अंकिता का चेहरा ताकने लगी। पहचाना नहीं क्या सोमू? मैं तुम्हारी चाची अंकिता। नाम सुनते ही वह डर कर और पीछे हट गई तो उसने स्वयं मुन्ने को पलंग पर लिटा दिया और सौम्या को पुकारा। नन्हे मुन्ने से नहीं खेलोगी? सौम्या अब सहज होकर मुस्कुराने लगी थी। मुन्ने को सौम्या के पास लिटाकर अंकिता पूरे घर का चक्कर लगा आई। पूरा घर बेतरतीब पड़ा था। बड़ी भाभी की तबीयत खराब थी और वह पलंग पर लेटी कराह रही थी। उन्हें तेज बुखार था। अंकिता ने केमिस्ट को फ़ोन कर दवाइयाँ मंगवाई। फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर भाभी के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखने लगी तो कुछ देर बाद भाभी का बुखार उतरने लगा। अंकिता इस बीच चौके में जाकर दलिया बना लाई। घर के अन्य सदस्यों के लिए भी दाल सब्जी छौंक दी। अब भी उसे याद था, महाराजीन के हाथ का पका खाना अम्मा नहीं खाती है। 12 बज चुके थे। भाभी की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी थी। अम्मा अभी तक लौटी नहीं थी। अंकिता ने डोंगे में दलिया पलटकर उसमें दूध डाला और भाभी के पास जा बैठी। भाभी की आंखों में स्नेह छलक आया था, मगर दिशा अभी तुनकी हुई थी। अंकिता ने कुरेद कुरेद कर उसकी परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा तो वह सहज हो उठी थी। सौम्या मुन्ने के साथ खेल रही थी। तनाव के बादल छटते जा रहे थे। इतने में अम्मा आती दिखाई दी। अम्मा की बेरुखी अब भी पहले की तरह कायम थी। उन्होंने एक उड़ती सी नज़रें मुन्ने और अंकिता पर डाली। अंकिता ने खुद उनकी गोद में मुन्ने को डाल दिया था। उसे अब भी विश्वास था कि स्नेह की आंच से मन में ठोस हुई भावनाओं को पिघलाया जा सकता है। पोते को आशीर्वाद नहीं देंगी? उसने अम्मा की आंखों में झांक कर कहा। उन्होंने सोने का सिक्का पोते की हथेली पर रख तो दिया, पर वैसा अपनापन अम्मा ने नहीं दिखाया जैसा अंकिता चाहती थी। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अंकिता वापस अपने नए घर लौट आई। घर लौटने के बाद भी अंकिता बराबर बड़ी भाभी की हाल पूछती रही, परहेज और दवा के बारे में भी बताती रही। उसकी सद्भावना के आगे बड़ी भाभी नतमस्तक हो उठी थी। फ़ोन पर ही सिसक उठी और बोली, अंकिता हमें माफ़ कर दो, बड़ी ही बदसलूकी की मैंने तुमसे। भाभी बात कर ही रही थी कि तभी दिशा ने फ़ोन छीन लिया था। भाभी मुन्ना कैसा है? भैया कैसे हैं? वही बैठी बैठी सबके बारे में पूछती रहोगी या घर आकर मिलोगी भी? अंकिता ने खुश होकर दिशा से बोली। उस दिन के बाद से दिशा और सौम्या जब भी समय मिलता मुन्ने से खेलने पहुंच जाती और भाभी फ़ोन पर ही मुन्ने की परवरिश की हिदायतें देती रहती। कभी कभी अम्मा से छिपकर मुन्ने के लिए शौफ मिश्री की भुगनी और अंकिता के लिए पिस्ते बादाम की कतली भी बच्चों के हाथ भिजवा देती। धीरे धीरे अभिषेक के परिजनों से अंकिता की दूरियां सिमटने लगी थी, पर उसे तो अम्मा के पास पहुंचना था। परिवार की धुरी तो वही थी। ऐसे ही दिन कट रहे थे कि एक दिन अचानक अम्मा की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। अंकिता अस्पताल पहुंची तो अम्मा की कराहट ने अंकिता को अतीत के झरोखे से खींचकर वर्तमान में ला पटका। सामने ईसीजी मशीन का मॉनिटर उनके हृदय की धड़कनों का संकेत दे रहा था। एकाएक अम्मा की सांस फूलने लगी, शरीर पसीने पसीने हो गया। घर के सभी सदस्य घबरा गए थे। दिशा जोर जोर से रोने लगी। तीनों भाई उसे सहारा दे रहे थे। मंझली भाभी भी 2 दिन पहले ही पहुंची थी। डॉक्टर ने अंकिता को कमरे में बुलाकर बताया,
स्थिति नाजुक है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे जमा करवा दीजिए। अगले कुछ पलों में अंकिता डॉक्टर शेरावत के साथ ऑपरेशन थिएटर में थी। अभिषेक दोनों भाइयों के साथ बाहर चहलकदमी कर रहे थे। बड़ी भाभी मुन्ने को गोद में लिए हैरान परेशान सी इधर उधर डोल रही थी। माँ के दूध पर पलने वाला बच्चा 3 घंटे से सिसक रहा था। कुछ ही देर में तीनों भाई, दोनों भाभियाँ, उमा दीदी, दिशा बाहर लगे पेड़ की छाया में बैठ गई। भाभी गहरे मौन सागर में डूब सी गई। दिशा उन्हें सचेत करती हुई बोली, क्या सोच रही हो भाभी? लंबी सांस लेकर भाभी बोली, कहने को तो अम्मा की 3 बहुएं हैं, पर हर जगह हर समय अंकिता अपनी जगह खुद बना लेती है। बेचारी बिना रुके हर वक्त दौड़ भाग करती रहती है, फिर भी उठते बैठते अम्मा उसे कोसती रहती है। सच, हम सब ने उसके बारे में कितनी गलत धारणा बनाई हुई थी। ऑपरेशन थिएटर से जब अम्मा को स्पेशल वार्ड में लाया गया तब तक सांझ घिर गई थी। अंकिता मुन्ने को लेकर घर चली गई थी। भूख से बिलबिलाता बच्चा रो रो कर हलकान हो उठा था। संक्रमण की वजह से किसी को भी अम्मा से मिलने की अनुमति नहीं थी। गहरी नींद के नशे में भी उनके जागते दिमाग में विचारों के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। अम्मा ने लड़खड़ाती आवाज़ में अंकिता का नाम लिया तो सभी उनके इर्द गिर्द सिमट आए थे। टूटते स्वर में वह बोली, अंकिता कहाँ है? कमजोरी से अम्मा की आंखें फिर से मूंदने लगी थी। अगले दिन थोड़ी हालत सुधरी तो उन्होंने अभिषेक से कहा, मैं अंकिता से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसका बड़ा ही अनादर किया है। बोलते बोलते उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। द्वार पर आई सुहागिन का निरादर किया। अम्मा दुखी मन से कहने लगी, मैंने तो उसे आशीर्वाद तक नहीं दिया और उसने मुझे जीवन दान दे दिया। माँ की बातों का उसकी संतान कभी बुरा नहीं मानती। अभिषेक बोला, इन 3 सालों में मुझसे ज़्यादा तो वह तुम्हारे लिए छटपटाती रही है अम्मा। उस रात अम्मा को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह की किरण के साथ जब कमरे का पर्दा सरका तो पूरा कमरा गुलाब की सुगंध से महक उठा। खिड़की के पर्दे सरकाकर अंकिता ने पूछा, अम्मा अब कैसी है? आंखें मूंद कर उन्होंने गर्दन को थोड़ा हिलाया, फिर इशारे से उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। दिन के उजाले में अंकिता के ताजगी भरे चेहरे का अम्मा अपलक निहारती रह गई। सुंदर तो तू पहले से ही थी, माँ बनकर और भी निखर गई। तभी मंझली भाभी मुन्ने को लेकर कमरे में आई और बोली, दादी को प्रणाम करो। अम्मा उसे आशीर्वाद देती रही, सहलाती रही, पुचकारती रही। क्या नाम रखा है? ऐसे कैसे नाम रखते अम्मा? वह तो आपको ही रखना है। अंकिता ने आदर भरे भाव से कहा तो अम्मा खुद को अपराधीन समझने लगी। हृदय की पीड़ा के तिनकों के आंसुओं से बुहारते हुए वह दृढ़ स्वर में बोली, इस रविवार को मुन्ने का नामकरण समारोह हम सब मिलकर अपने घर पर मनाएंगे। जिस चौखट से तुम अपमानित होकर निकली थी वहीं पर आशीष पाने के लिए लौटोगी। अम्मा की आंखें नम हो उठी। ना जाने कब आंसू के 2 कतरे टपक कर अंकिता की हथेली पर टपके आंसुओं से मिल गए। अंकिता को महसूस हुआ कि ससुराल की देहरी पर उसने आज पहला कदम रखा है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।